हाय राम, मर गई रे। अरे मर गई। इतनी ठंड है, ऊपर से बारिश के कारण लकड़ियां गीली हैं। ऐसा ही रहा तो मेरे मरने के दिन दूर नहीं। बिमला ठंड से कांपते हुए बड़बड़ा रही होती है कि तभी उसकी बहू सत्या वहां पर चाय लेकर आ जाती है। माँ जी, आपकी चाय। बिमला सत्या से चाय लेती है, लेकिन जैसे ही वह एक घूंट पीने को होती है तो अपनी बहू से कहती है, अरे नहीं, एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से हमारे पास चाय के अलावा कोई साधन नहीं। और तू चाय में दूध डालकर क्यों नहीं लाई? माँ जी, वो क्या बताऊँ, घर में दूध लाने के पैसे नहीं थे, इसलिए आज बिना दूध की ही चाय आपको पीनी होगी। ये सुनकर बिमला का मुंह कड़वा हो जाता है। मेरे फूटे कर्म, अभी तक नंदिनी का बछड़ा भी नहीं हुआ जो वहीं दूध दे देती तो समस्या खत्म हो जाती। अच्छा ठीक है बहू, अब मनीष आए तो उसे कहना कि एक अच्छी सी रजाई खरीद ले। स्वेटर तो हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो एक रजाई से ही काम चला लेंगे। जी माँ जी, कितनी ज्यादा ठंड है यहाँ तो एक स्वेटर तक नहीं है मेरे पास। पता नहीं ये कैसे काम कर रहे होंगे इतनी ठंड में। वहीं दूसरी ओर मनीष जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। बहुत ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूं? काम तो करना ही पड़ेगा, वरना घर का राशन कैसे आएगा। शाम को मनीष घर लौटता है और सत्या उसे खाना परोसती है। सुनिए जी, माँ जी कह रही थी कि अगर कुछ पैसे बच गए हों तो रजाई लेकर आ जाइए। ठंड बहुत बढ़ चुकी है, गांव नदी के किनारे है, ऊपर से रात को ठंडी हवाएं और बारिश भी कभी भी हो सकती है। ऐसी रात जो हम ठंड में मर जाएंगे। सत्या, तुम तो जानती हो ना कि अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आज लकड़ी बेचकर बस 300 रुपए मिले। जमींदार साहब भी मजदूरी कम ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं राशन लाऊं या रजाई? सत्या उदास हो जाती है। मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर पूरा भार है घर का, लेकिन हम पूरी सर्दी में कैसे गुजारा करेंगे? बारिश में तो लकड़ियाँ भी गीली हो जाती हैं, फिर हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही कुछ लकड़ियां गौशाला में रख दूंगा, जिससे हम आग ताप कर कुछ तो सर्दी से बच पाएंगे। हाँ, मैं भी अपनी पुरानी रजाई निकाल दूंगी। बहुत पुरानी और फट चुकी है, पर कोई बात नहीं, इस साल भी उसी से काम चला लेंगे। पूरा गांव सर्दी से कांप रहा था। ठंडी हवाएं नदी के पास से गुजरती हुई सीधे लोगों के घरों के भीतर चली जाती। ऐसे में मनीष का परिवार और भी परेशान था, क्योंकि उनके पास न तो पक्का मकान था और न ही सर्दी से बचने का कोई पक्का साधन। बस आग ही उनका सहारा थी और एक फटी हुई पुरानी रजाई। सुनिए जी, हमारा तो जीना हराम हो जाएगा इस सर्दी में। मुझसे तो सोया भी नहीं जाएगा आज रात। मनीष और बिमला भी परेशान हो जाते हैं। सही कहा बहू, शायद इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। तभी बादल एक जोर की गड़गड़ाहट करता है, मानो धरती फट रही हो। उसी तरह का कंपन अब तीनों के दिलों पर उठने लगता है। लगता है मोटी बारिश होने वाली है। चलो सत्या, जल्दी से लकड़ियां अंदर ले आते हैं। ज्यादा व्यवस्था तो नहीं है, पर ठीक है। मनीष और सत्या गौशाला की ओर भागते हैं और वहां से लकड़ियां उठाकर घर के अंदर ले आते हैं। मैं इन्हें अभी जला देती हूँ, राहत मिलेगी। सत्या फटाफट से आग जला देती है, जिससे पूरे घर में रोशनी छा जाती है। पर बाहर देखते ही देखते बारिश और ठंड अपना कहर बरसाने लगते हैं। कहीं हमारी छत न टूट जाए, भगवान कुछ कर। छत की चिंता न करो माँ, वो मैंने उस पर तिरपाल डाल दिया था। ये सुनकर दोनों सास बहू को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन तभी अचानक से हवा का तेज झोंका खिड़की को चीरता हुआ आता है और आग बुझा देता है। हे भगवान, आग तो बुझ गई। तीनों ठंड से कांपने लगते हैं। मनीष फिर से आग जलाने की कोशिश करता है। सत्या खिड़की बंद करने जाती है। बड़ी मुश्किल से वह कामयाब होती है। रात के खाने का समय हो चला था। सत्या रसोई में जाती है और बर्तन खंगालने लगती है, लेकिन वहां आटे के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह सोच में पड़ जाती है। अब आटा है तो रोटी ही कैसे खाएंगे? कुछ साग सब्जी भी नहीं है। सत्या जैसे तैसे रोटी बना लेती है। बिमला और मनीष रोटी देखकर दुखी हो जाते हैं। सत्या, केवल रोटी, सब्जी नहीं है क्या? नहीं जी, घर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पर हम इन्हें कैसे खाएंगे? मुझसे तो गले से भी नहीं उतरेंगे। माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं पानी लेकर आती हूँ, उसी से आपको खाना होगा। चल ठीक है, ले आ। भगवान ही ये दिन दिखा रहा है, तो जैसे उस निर्दयी की इच्छा।
सत्या पानी लेकर आती है और बेचारी तीनों सूखी रोटी और पानी से ही खाना खा लेते हैं। बाहर बारिश और मोती हो गई थी, पानी बढ़ रहा था। मनीष और सत्या गौशाला में चारा देने जाते हैं, लेकिन वह उन्हें उस ठंड का महसूस नहीं होता जैसे उन्हें अपने घर में हो रहा था। जी, ये तो उतनी ठंड नहीं लग रही। सही कहती हो सत्या, हमारे घर में तो हमारी कुल्फी जम रही है और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हीटर लगाया हो। क्यों ना हम एक चटाई बिछाकर आज रात का गुजारा यहीं करें, फिर कल और लकड़ियाँ ले आइएगा। उन्हों बिमला को ये बात बताते हैं। लेकिन बहू, गौशाला में तो गायों ने गोबर किया होगा, हम चटाई बिछाकर कैसे रहेंगे? उसकी चिंता आप मत करो, वह मैंने साफ किया हुआ था। और वैसे भी गाय तो एक तरफ रहती है, हम एक तरफ रहेंगे। तीनों अब गौशाला में चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। उन तीनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, बस अपने घर और ठंड में गुजारा कैसे हो यही सोच रहे थे। जैसे तैसे गौशाला में रात बिताने के बाद तीनों फिर घर आ गए, लेकिन फिर से उन्हें ठंड की अनुभूति होने लगी। वहाँ तो कितनी नरमी थी और घर तो बिल्कुल हिमालय बना हुआ है हमारा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी लकड़ियां काट कर और बेच कर आता हूँ। कोई न सही जमींदार तो खरीद ही देगा। जी, आते वक्त आप थोड़ा दाल या सब्जी ले आना, घर में अब कुछ भी शेष नहीं है। माँ जी की तबीयत भी खराब हो जाएगी ऐसे में। ठीक है। पर कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ न हो तो एड़ी छोटी का जोर लगा लो, पर कुछ नहीं होता। जैसे ही मनीष बाहर निकलता है, बहुत तेज बारिश होने लगती है। हवाएं और तेज हो गईं, जिससे वह भागकर फिर अंदर आ गया। हाय नारायण, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, अब ऐसे में लकड़ियां काट कर भी कोई फायदा नहीं। यह सुनकर बिमला और सत्य चिंतित हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? मनीष भी सोच में पड़ जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ढूंढ कर आता हूँ बाहर जाकर। नहीं जी, आप इतनी बारिश में क्या खोजोगे? पापी पेट का सवाल है, कुछ तो करना होगा, ऐसे बैठे बैठे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा कहकर मनीष बाहर जाकर कुछ खाना ढूंढने निकलता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वह थक हार कर जा ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, लेकिन सौभाग्य से गाड़ी में बैठा व्यक्ति समय से ब्रेक लगा देता है। माफ कीजिएगा, दरअसल कोहरे में मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दिया। थोड़ा संभल के गाड़ी चलाओ। मनीष जा ही रहा होता है कि विनय उसे रोक लेता है। एक मिनट अंकल। बोलो बेटा। अंकल, आपका नाम मनीष है? हाँ, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? विनय मुस्कुराते हुए बोला। अंकल, मैं वही विनय हूं जो आपके बगीचे से बचपन में आम चुराया करता था। और आप पहले तो डांटने का नाटक करते थे, पर फिर प्यार से मुझे सारे आम दे देते थे। मनीष चकित हो गया। विनय, क्या ये सच में तुम हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मनीष ने विनय को बड़ा होते देखा था, किंतु वह 6 वर्ष की उम्र में ही गांव छोड़ चला गया था, क्योंकि उसके माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए थे। मनीष को विनय बहुत प्यारा लगता था। दोनों के सामने पुरानी यादें ताजा हो गईं। बेटा, तुम तो बहुत बड़े और जिम्मेदार हो गए हो। विनय मुस्कुराकर बोला। आपके आशीर्वाद से मुझे सरकारी नौकरी मिली है और मैं कई एनजीओज में भी काम करता हूँ। बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे तुम पे गर्व है। पर विनय देखता है कि मनीष कांप रहा है। अंकल, आप फटाफट गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ये नहीं बेटा, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो, मैं चला जाऊंगा। अच्छा अंकल, अब ये बात हो गई। जब मैं छोटा था तो आप मुझसे हाथों से खिलाया करते थे, और आज इतने सालों बाद जब मैं वापस आया हूँ तो क्या घर ले जाकर चाय पानी भी नहीं पूछोगे? यह सुनकर मनीष की आंखें नम हो गईं। बेटा, मेरी इतनी स्थिति नहीं कि मैं तुम्हें घर ले जाकर चाय पानी पिला सकूं। मेरे पास 2 वक्त का खाने का भी जुगाड़ नहीं। यह सुनकर विनय के होश उड़ गए। अंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो उस आम के पेड़ से आम बेचकर कमाई करते थे ना, और आपकी कमाई अच्छी होती थी। फिर क्या हुआ? मनीष रोते हुए बोला। कुछ सालों पहले मेरा परिवार कुछ दिनों के लिए किसी की शादी में गया था। उसी बीच किसी ने रात में हमारे आम के पेड़ पर आग लगा दी, तब मेरा सब बर्बाद हो गया। क्या इतना सब कुछ हो गया यहाँ? विनय मनीष की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं ना। इसी तरह विनय मनीष को अपने वाहन में बिठाकर गया।
और सत्य व बिमला से भी बात की। जब उसे उनकी हालत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। आप लोगों को क्या लगता है कि उस आम के पेड़ को जलाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? मुझे मालूम है कि यह सब कुछ नेकचंद ने किया होगा। वह इस गांव का मुखिया है और अपने पद का फायदा उठाता है। उसका भी एक आम का पेड़ है, पर उसके आम इतने रसीले नहीं होते थे और शहर में बिकते भी नहीं थे, इसलिए वह हमेशा हमारे बेटे से बैर रखता था। मुझे कुछ महिलाओं ने भी बताया था कि उन्होंने उस रात नेकचंद को हमारे खेत से जाते देखा। तो फिर आप लोगों ने उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? आप उसकी तानाशाही कैसे सह सकते हो? हमने कोशिश की थी पर उसने पैसे देकर सबका मुंह बंद करवा दिया। सब फिर हमारे खिलाफ हो गए कि हमारी लापरवाही की वजह से पेड़ जला। विनय को यह सुनकर काफी गुस्सा आया। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उस नेकचंद को सबक सिखाऊंगा और आपको हरजाना भी दिलवाऊंगा। अगले ही दिन जैसे ही बारिश थमी, विनय अपने साथ पुलिस वालों को लेकर गया। मनीष भी वहां मौजूद था। नेकचंद, जो आराम से बैठा था, डर गया। पुलिस? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गिरफ्तार कर लो इन्हें। नेकचंद घबराते हुए बोला। मैंने क्या किया बताइए? तूने मनीष अंकल का पेड़ जलाया था कुछ साल पहले, याद तो होगा ना तुझे? कितनी बार कहा मैंने कुछ नहीं किया, और क्या सबूत है? तभी वहां सुखदेव आता है, जो उस रात नेकचंद को पेड़ जलाते हुए देख चुका था। सुखदेव, तू? बताओ सुखदेव अंकल की उस रात तुमने क्या देखा था? हाँ, मैंने इन्हें पेड़ जलाते हुए देखा था, लेकिन इन्होंने मुझे धमकी दी कि ये मेरे सारी जमीन हड़प लेंगे, इसलिए मैंने कभी मनीष को तरफदारी नहीं की। अरे मेरा ही अन्न खाता है और मुझको धोखा देता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो, अपना जुर्म कबूल कर दो, वरना और सख्ती करेंगे और इतना मारेंगे कि चलने के लायक नहीं रहोगे। मारने की धमकी सुन नेकचंद अपना जुर्म कबूल कर लेता है। क्योंकि विनय की काफी पहुंच थी, इसलिए नेकचंद को जेल भेज दिया गया और मनीष को हरजाना भी दिलवाया गया। उस हरजाने की रकम से मनीष ने अपना लकड़ी का कारोबार शुरू किया और फिर अपने लिए पक्का और सुंदर मकान बना लिया। उसने कई सारे पेड़ भी लगाए। फिर एक दिन, अंकल कैसे हो? अरे आओ बेटा, बैठो। मनीष नीचे बैठने वाला होता है कि विनय रोका करता है। ये आप क्या कर रहे हो? तुम मुझसे बड़े हो, आपका स्थान मेरे दिल में हमेशा ऊंचा है। इस तरह पूरा परिवार फिर सुख समृद्धि से रहने लगा और उन्हें कभी भी सर्दी या बारिश से जूझना नहीं पड़ा, क्योंकि अब उनका पक्का मकान बन चुका था, जहां आराम के सारे साधन मौजूद थे। एसी, हीटर वगैरह जैसी सुविधाएं भी थीं।